नमस्कार, मैं हूं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। देशभक्ति के जज्बे, तिरंगे की शान और आजादी के गौरव को समर्पित इस खास मौके पर देश और प्रदेश की तमाम खास शख्सियतों ने हंगामा टाइम्स परिवार और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। आजादी सिर्फ एक दिन मनाने का पर्व नहीं, बल्कि उन वीर शहीदों के बलिदान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत की सौगात दी है। आइए आपको दिखाते हैं उनके बधाई संदेश पर एक नजर। इसी गौरवपूर्ण अवसर पर देश और प्रदेश की प्रमुख हस्तियों ने अपने संदेशों के माध्यम से देशवासियों से एकता, भाईचारे, राष्ट्र प्रेम, देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त हमारे लिए उत्सव का त्यौहार है, क्योंकि इसको हम कोई छोटे मोटे तरह नहीं मनाते। हम चाहते हैं कि उत्सव की तरह हर एक घर में तैयारियां होती हैं, हर एक पार्क में झंडा आरोहण होता है, हर एक जगह पर हम देखते हैं कि लोग इकट्ठा होकर हाथों में तिरंगा लेकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन, ये पर्व हमें ऐसे नहीं मिला, बहुत सारी कुर्बानियों के साथ मिला है। हर एक घर में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हों, सभी लोग इसको बड़े हर्ष उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज़ादी की, हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, हम बात करते हैं उन वीर सपूतों की जिन्होंने वजह से, कुर्बानियों की वजह से हमें आज आज़ादी मिली है, तो हम बात क्यों ना करें अपनी इस आज़ादी की, कि जितनी कुर्बानियों के साथ हमें मिली है, क्या हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं? हम भारत को वही दे रहे हैं? क्या ये भारत वीर सेनानियों का ही देश है? क्या हम उसका सही फ़ायदा उठा रहे हैं? आज हमारे साथ खास शख्सियत में हैं स्मिता श्रीवास्तव जी, बिग डोर की CEO हैं, अध्यक्ष हैं संगनी महिला क्लब की। उनसे बात करते हैं। वरिष्ठ समाज सेविका हैं, समाज के हर वर्ग को छुआ है, बहुत काम किया है इन्होंने समाज को लेकर। हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए वो प्रेम है उनके दिलों में। मैं देखती हूँ कि उसको बड़े उत्साह के साथ 15 अगस्त को सेलिब्रेट करती हैं। घर में बहुत सारी तैयारियाँ चलती हैं, पूरा एक पार्क सजता है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, वो भक्तिमय माहौल होता है, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो। मैम, आपका स्वागत है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और इस बार किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? गुड मॉर्निंग एकता। बहुत अच्छे समय में मुझे अपने देश के लिए कुछ कहने का अवसर मिला है, और मैं हर सालों से ये स्वतंत्रता दिवस मनाती आ रही हूँ, और हर साल उतनी ही उत्साहित होती हूँ कि जितना कि अपने पूर्वजों से, अपने गुरुजनों से हमने इसकी स्वतंत्रता के बारे में सुना है। तो बचपन से ही मेरी हमेशा इच्छा रही है, चाहे मैं कॉलेज में रही हूँ, स्कूल में रही हूँ, एक देशभक्ति गीत मैं ज़रूर देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होकर सुना जाया करती थी। और उसके बाद से जब भी ये त्यौहार आता है, तो ये किसी भी त्यौहार से मुझे कम नहीं लगता। बस जब मैं याद करती हूँ उन सैनिकों को, उन सेनानियों को, उन देश रक्षकों को, तो वो पल मेरे लिए बहुत इमोशनल का होता है। क्योंकि एक तो सच बात तो ये है कि अगर उनके जीवन पे तुम ध्यान दो, तो बहुत ही टफ अपनी ज़िंदगी को वो तैयार करते हैं उस तरह से, और फिर वो उस अपनी लाइफ को टोटल पूरी तरह से देश रक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं। हम क्या हैं कि प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए हमें गुलाब का फूल दे के हम अपनी मोहब्बत जताते हैं, पर वो जो सैनिक हैं हमारे, वो अपने जान की अपनी कुर्बानी दे के हमें कर्जदार कर जाते हैं। ध्यान दो तो जब वो सरहद पे आते हैं, तो मैं इमेजिन करती हूँ, और ये पंक्तियाँ हमेशा याद करती रहती हूँ और अंदर अंदर गुनगुनाती रहती हूँ उनकी स्थिति को सोच के, कि किसी के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ। ये उस सैनिक की कहानी है। किसी के गजरे को महकता छोड़ आया हूँ, किसी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, किसी माँ के आंचल को, जो वो हर पल वहाँ पे तरसता है, जिसने उसे जन्म दिया, उस आंचल में उसको पनाह मिले, इसके लिए वो तड़पता उस आंचल को छोड़ के वो सरहद पे निस्वार्थ रूप से हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हम चैन से सो सकें, वो अपने को शहीद कर देता है। तो अंदर से एक प्रण लेने पे मजबूर हो जाती हूँ, और कोशिश भी करती हूँ कि समाज के जिस कोने पे अगर मैं बहुत सुख से रह रही हूँ, तो अपने सुख का एक कोना मैं वहाँ समर्पित करूँ,
और उन लोग को वो सुख पहुंचाऊं जो कि हमारे सरहद पे सैनिक अरबों करोड़ों सैकड़ों लोगों को वो सुख और शांति दे के जाते हैं। तो मैं प्रण करना चाहती हूँ इंडिपेंडेंस डे के, मैं जनता के सामने ये शो भी करना चाहती हूँ, एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि देश को कभी रुसवा न करेंगे, भूले से कोई काम हमें ऐसा न करेंगे। जलने नहीं देती हैं दिया तेज हवाएं, हम भूल से कभी उनसे शिकवा न करेंगे। हम जिसके सबब देश को नज़रों से गिरा दे, भूले से कभी काम हम ऐसा न करेंगे। एक जैसे मैंने शुरुआत में कहा है, स्टार्टिंग में ही कहा कि आप एक वरिष्ठ समाज सेविका है, समाज के हर एक वर्ग को आपने छुआ है, हर जगह गई, गांव से लेकर शहर तक, ऊंचे से नीचे तक, हर जाति में आप पहुंचती हैं, कहीं जात पात का कुछ नहीं। लेकिन हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई है, लेकिन हमारा भारत कहीं ना कहीं कुछ समाज कुछ ऐसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ, चाहे जात पात हो, ऊँच नीच हो। हाँ, आपको लगता है कि अब इससे भी आज़ादी मिलनी चाहिए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर छोटा बड़ा, आज भी जात पात की कुछ बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं, इनसे आज़ादी कैसे मिले? क्योंकि जिस भारत का सपना शहीद भगत सिंह ने देखा था, जवाहरलाल नेहरू ने या देखा होगा, या फिर हम कहें गांधी जी ने देखा है, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने देखा होगा, बहुत। लेकिन क्या वो आज़ादी का जो सपना देख के हमें आज़ाद करके वो चले गए, अपनी ज़िंदगी को उस तरह से नहीं जिया उन्होंने? क्या हम उनका भारत को उसी तरह संभाल के रखा है कि कुछ कमी है अभी भी, हमसे कुछ गलती हुई? देखो, मैं अपने जनरेशन की बात करती हूँ। उसके पहले जो था, लोगों में एक एकत्व, अखंडता, परिवार का सुख दुख सबका एक ही हुआ करता था। पर मैंने धीरे धीरे करके उन अपने जनरेशन तक तो फिर भी ठीक था, एक संयुक्त परिवार में रहते थे, एक जो बड़ा हेड होता था उसकी बात को सब लोग मानते थे, एक अंदर का जो परिवेश की परिवार के भीतर कैसे रहना है और बाहर समाज में किस तरह से अपने नियमों का पालन करना और उल्लंघन करना है, तो इस पे विचार करते थे। वो इस तहत कर पाते थे कि हम अपने बड़ों की बातों को मानते थे और उनके द्वारा जो प्रचलन में था, चाहे वो त्यौहार का सेलिब्रेशन हो, चाहे वो किसी के सुख दुख में सहयोग की भावना हो, या पूरे परिवार का खर्चे पे कैसे नियंत्रण होना चाहिए, कैसे घर में खान पान सुव्यवस्थित होनी चाहिए, इसकी तमीज़ हमारे जनरेशन को थी। बट आज के परिवेश में मैंने देखा है यहाँ पे अहम की लड़ाई चल रही है। अगर किसी में थोड़ा भी अगर कुछ है गुण, तो उसी गुण को वो रेस करता है और उस चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। वो जो कह रहा है लोगों के बीच में, वो चाहता है कि लोग उसको सुने और उस पर इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो उनके लिए लाभप्रद हो चाहे नहीं हो। दूसरी चीज़ है कि जो पाश्चात्य सभ्यता को धीरे धीरे इंडिया में उस कल्चर को अपनाना शुरू किया, तो हमारी जनरेशन भी कुछ अफेक्टेड हुई है। क्योंकि अगर वो अफेक्टेड नहीं होती तो अपनी अगली जनरेशन को उस तरह के नियमों में बांधती, उनको इस तरह से ग्रूमिंग उनकी करती कि बच्चे उनकी बातों का फ़ायदा उठाएं और सुव्यवस्थित, सुगठित और सुरक्षित जीवन जिएं। लेकिन बच्चों को उस तरह से जो कॉन्वेंट स्कूल्स के माध्यम से, अब तो शिशु मंदिर वगैरह की चर्चा ही करना बुरा है, तो उस तरह से उनको गाइडलाइन मिले, तो वहाँ पे भी इंग्लिश कल्चर पूरी तरह से हावी हो चुका है। प्रणाम नमस्ते की जगह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ने ले लिया है। तो इसमें जो चीज़ें होती हैं कि उसमें ये जब एक पूरा समाज उस लैंग्वेज को नहीं सुनता है, नहीं कहता है, तो कुछ जो समाज का कुछ अंश कुछ है जो कि अपने को इंग्लिश कल्चर में समाहित करके वो सोचता है कि उसके जैसा बुद्धिमान, उसके जैसा वो। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें, फिर वर्चस्व की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सामाजिक परिवेश हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, हर किसी में एक अनावश्यक स्पर्धा चल रही है। आदमियों से स्पर्धा को अगर छोड़ दे और सिर्फ अपना कॉर्नर संभाले, तो उसमें भी वो एक कोने को, इंडिया के एक कोने को वो संभाल सकता है। अगर बात करूँ मैं, जैसे आपने मुझे बताया मैम, यंगस्टर्स की बात की है, जब आप लोग यंग थे, यानी अभी भी आप यंग हो, तो अपने दादा दादी या नाना नानी से सुना होगा कि जब हम गुलाम थे उस समय का भारत कैसा था, हमने किस परिस्थितियों में उस समय सर्वाइव वो लोग करते थे, क्या कभी सुना होगा आपने, वो बात करते होंगे किसी। अभी आपने कहा कि हमें अपनी जनरेशन से बात करनी चाहिए, फ़ोन से, सोशल मीडिया दूरी बना के उन्हें बताना चाहिए कि हमने अपने जीवन में क्या पाया, कैसे हमने। तो आप उस समय तो कुछ नहीं था सोशल मीडिया, तो आप लोगों ने सुना होगा कहानी कि किस जब हम कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के बीच में थे, सरवाइव करते थे वो लोग, उस समय का भारत कैसा था? उस समय का सबसे बड़ी चीज़ कि दूरदर्शन की व्यवस्था नहीं,
दूरदर्शन आया भी तो हम जो हैं वो भारत दूरदर्शन पे वो इंडिया के कल्चर को ही जीते थे। सेकंड थिंग कि जो हमारे गेम्स वगैरह खेलना, त्यौहार को अच्छे से मनाना, तो आजकल वो सब जगह तो स्विगी ने ले लिया है, जोमेटो ने ले लिया है। और दूसरी चीज़ है कि वो जो हम चेस खेलते थे, ताश खेलते थे, हम तरह तरह के देसी गेम्स खेला करते थे जिसमें हम एक दूसरे से एकजुट होके और हम इंजॉय करते थे। उसमें ना हार थी ना जीत थी। अगर कोई जीत गया तो हमने क्लैपिंग किया, अगर हार किया तो हमारे मन में ये आता था कि हम नेक्स्ट टाइम हम जीत के दिखाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम जो है इसमें जीतें। फिर हमारा जो शिक्षक वर्ग था विद्यालयों में, तो जो शिक्षक ने हमें निर्देश थे हम उसके अनुसार पालन करते थे। एक प्रिंसिपल का डर हुआ करता था, ऐसे घर में मालिक का डर हुआ करता था कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो उनका संरक्षण खो बैठेंगे, उनका आशीर्वाद खो बैठेंगे, उनका प्यार खो बैठेंगे। हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो जो है मतलब वो आवश्यकताएं जो हर्ट होंगी और हम उस तरह से जीवन यापन व्यवस्थित रूप से नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो गुरुजनों का, ये ऐसे ही हमारे हेड हमारे मोदी जी हैं। हम उस कुर्सी पे बैठ कर तो देखें, इतने बड़े देश को चलाना और फिर उसके साथ साथ वो बाहर के देशों से भी अपना संपर्क करके हमारे देश को युद्ध से, हमारे देश को किसी भी संकट से उससे सुरक्षित करना, इससे सशक्त नेता की भूमिका नहीं है। और अगर देखें तो वो अगर नेता सशक्त होता है तो डिफरेंट स्टेट के जो हमारे शासक हैं वो भी उनको कहीं ना कहीं अनुकरण करके अपने देश को संभाल रहे होते हैं। लेकिन उन जनता का क्या करें जिनका भाव, जिनका डायरेक्शन जो है वो बड़े आराम से गलत चीज़ों की ओर बढ़ जाता है। एक उनके अंदर जो मान लीजिए मान लो कि कोई अगर कुछ अचीव नहीं कर पाया, अब उसी में वो जीवन काट रहा है और जब असह्य होता है तो कुछ ना कुछ बुरे कर्म की तरफ वो प्रेरित हो जाता है। तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा संदेश देना है देशवासियों को कि आप कुछ मत करो। जब भी आप देश में कुछ इधर उधर दुर्व्यवस्था देख रहे हो, संकट देख रहे हो, कुछ गलत देख रहे हो, तो आँख बंद करके आप सोचो 10 मिनट, क्या उचित है क्या अनुचित। ब्रेन सभी के पास है, दिमाग सभी के पास है, उसका अनावश्यक रूप से दुरुपयोग ना करो। और आप न्यूज़ भी देखते हो तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल राइट है और बिल्कुल कोई रॉन्ग है, उसमें कैलकुलेट करो। और जब आपस में चर्चा करते हो तो सिर्फ मार काट और इधर उधर की समस्याओं को लेकर आप चर्चा ना करें। आप उसमें जो होना चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है उसकी चर्चा करें। कम से कम 10 लोग अगर बैठ के उस चर्चा को सुन रहे हैं तो इंस्पायर होंगे। तो हमेशा भी कोई भी बात हो, इंस्पायरिंग बातें करिए, निगेटिव बातें मत करिए। और हर किसी से जिससे भी आपकी नज़र मिले उसमें उसकी खूबियों को तलाश करिए। देश की सेवा आप सिर्फ सरहद पे जाके भी नहीं कर सकते, आप यहाँ भी रह के कॉमन मैन की तरह भी कर सकते हैं। तो क्या संदेश दे रही है मैम युवाओं को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो तैयार होकर कल अपने स्कूल पहुँचेंगे और कहीं कोई बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, उनको क्या संदेश दे रहे हैं? और यंगस्टर्स को कैसे दे रहे हैं? किस तरह से वो बाइक से जाते हैं, बड़े झंडों के साथ निकल रहे हैं, उनको क्या संदेश है? किस तरह से वो अपना दिन, अपनी सुरक्षा भी करें लेकिन साथ साथ सेलिब्रेट भी करें? मैं युवाओं को तो यही संदेश देना चाहूँगी कि जो संरक्षण अपने बुज़ुर्गों को हमने दिया, तो अपनी इधर उधर की नासमझी और अपनी गलत गतिविधियों से वो हमें पीड़ित ना करें, क्योंकि हम उस तरह से ढल नहीं सकते। वो थोड़ा सा हमसे सुने। और आज छोटे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे जो युवा, जो उनके बड़े भाई हैं, उनके अंदर से जो उनको इंस्पिरेशन मिल सकता है, उनकी कर्मठता मिल सकती है, उनके कार्य के प्रति जागरूकता मिल सकती है, उनका स्वभाव उन्हें अच्छा प्रेरित कर सकता है, उनका संरक्षण वो महसूस कर सकते हैं। तो हमारे युवा वर्ग अपने जो छोटे भाई बहन ऊपर रेस कर रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए वो इंस्पिरेशन बने। और मैं अपनी जनरेशन को कहूँगी कि शाम को एक जो टी टाइम होता है, बॉर्नविटा के साथ हमारे छोटे बच्चों को लेके बैठें और उनसे प्यार भरी बातें करें, उनकी छोटी छोटी जो उपलब्धियां उनकी प्रशंसा करें। और उसमें सबसे पहले वो देश को रखें, उसके बाद माता पिता को रखें, उसके बाद जो उनके और
रिश्ते हैं उनको रखें, उसके बाद अपने उनके भाई बहनों के रिश्ते को रखें और हमेशा उन्हें सजग करें कि तुम्हें आगे बहुत दूर जाना है। तो इसके लिए मैं कहूँगी, जैसा कि युवा वर्ग जॉब को लेके और इन सब चीज़ों को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट है, तो मेरा बच्चा भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। जॉब के पढ़ाई उसने कर ली थी, ग्रेजुएशन ले लिया था, लेकिन मैंने भी उसको यही कहा और मैं इंगित करूँगी अपने बेटे के रूप में मैं सभी युवाओं को ये संदेश दूँगी कि थक के मत बैठना कभी बेटा, थक के मत बैठना कभी बेटा, ज़िंदगी हर घड़ी सफ़र में है, कोई रोए या मुस्कुराए निमेश, एक न एक दर्द हर जिगर में है। बहुत खूबसूरत है। और जैसे बात की है स्मिता जी ने, सभी युवाओं को संदेश दिया है कि आप खुश रहें। ज़रूरी नहीं है हर वर्ग के लिए कि आप देश पे जाकर सरहद पे लड़ाई करके ही अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं या देश का मान बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ रह के सामान्य जीवन जीकर, लोगों को दुख ना देकर, अपना काम स्वयं करके, सफाई करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। लोग जमकर अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे होंगे 15 अगस्त, सबने कहीं ना कहीं बहुत सारी प्लानिंग करके रखी होगी। कुछ तो प्लानिंग पूरी भी हो चुकी, कुछ आधी है, लेकिन हमारे लिए जो प्लानिंग चल रही है वो ये है कि जो हमारे देश के कर्मठ लोग हैं, हम उनसे बात करें, उनसे जाने कि वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन के विचार जाने, उनसे जाने कि जब वो दिन आता है, जब 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उनके अंदर का जो बच्चा है, उनके अंदर का जो हिंदुस्तानी है, वो किस तरह से खुश होता है, किस तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनकी यादों का हिंदुस्तान कैसा है, उनका हिंदुस्तान कैसा है जो उन्होंने दिलो अपने दिमाग में बसा के रखा। हमारे साथ बीसी श्रीवास्तव जी भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, आपको 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं और लंबा दौर रहा है। मैंने देखा है, जो सुना आपके बारे में, क्योंकि जब आप सर्विस में थे उस समय परिवार को उतना समय नहीं दे पाए, लेकिन जब ऐसा समय आता था, कुछ तैयारियां चलती थी, तो उस समय का माहौल क्या था। लेकिन हम चाहते थे बचपन से और अभी तक का जो आपने भारत देखा है, आपके आंखों का जो भारत है, जो आपका भारत है, वो किस तरह से है? स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बड़ा अच्छा हुआ कि आपने मुझसे कुछ बैठ लेना चाहा। और जब भी कुछ ऐसा समय आता है, पर्व आता है, तो अंदर से एक उद्गार बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होता है, प्रस्फुटित होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े वीर, इतने बड़े बड़े नेता पूरी ताकत लगा के, पूरी जान लगा के भारत को अक्षुण्ण बनाने में सहयोग दिया, लेकिन हम इतने दिनों तो गुलाम रहे। इसका मुझे बहुत दुख होता है और इसका कारण मैं बहुत बार ढूंढा कि ऐसा क्यों हुआ आखिर। तो मुझे लगा कि कुछ गद्दार, कुछ देशद्रोही अपने ही देश में, और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे कि भारत को पता नहीं कितने सालों तक जो है गुलामी के जंजीरों में जकड़ना पड़ा। सबसे पहले तो जब तक भारत स्वतंत्र था, कई राज्य थे, इसमें बहुत से छोटे छोटे राज्य थे और सबके अलग अलग बहुत वीर योद्धा हुआ करते थे। लेकिन लास्ट जो दिल्ली का राजा था, जब से विदेशियों ने हमारे ऊपर राज्य किया, लास्ट राजा पृथ्वीराज चौहान थे, जो कि कितने ही शक्तिशाली और कितने ही प्रजापालक थे, इसका कोई सानी नहीं है। 17 बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया, 17 बार, एक बार नहीं। लेकिन हमारे ही एक जयचंद्र ने उनसे साथ विश्वासघात करके और उनको धोखे से हरवाया, और उस धोखे से हरवाने का नतीजा ये हुआ कि विदेशी हमारे यहाँ घुस आए, और वो जो घुसे विदेशी, तो उससे क्या हुआ कि आपस में ही हम लड़ते उनको जो है पनपने का मौका दे दिया। नतीजा क्या हुआ कि गोरी के बाद इब्राहिम लोदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद और भी बहुत सारे इस तरह के लोग आए, और अल्टीमेटली बाबर ने आके हमारे देश को एक गुलाम बना दिया, अपना राज्य स्थापित कर दिया। और हम लोग भी बाबर महान, अकबर महान, हुमायूं महान ये करते रहे, जबकि उस समय हमारे देश के भी जो नेता थे, हमारे देश के जो शासक थे, वो भी इतने महान थे, इतने तगड़े थे कि किसी की तुति नहीं बोलती थी। मैं नाम गिनाता हूँ: महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, तान्या जी, और एक से बढ़ के बालाजी राव और वो और भी इस तरह के जो है महाराष्ट्र के लोग थे। इवन इस साइड में देखिए तो मौर्य राज्य स्थापित था, इतना तगड़े लोग थे। इन लोगों के चलते हुए भी भारत जो है गुलाम हो गया। आज का सर हमारे देश का जयचंद कौन है?
जो हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है, हमारे देश को जो आज़ादी हमने कुर्बानियों से पाई है उसे खोखला कर रहा है। अभी मैं कुछ बातें करने के लिए रह गया था। ये आज़ादी हमें आज इस आज़ादी 47 से 90 साल पहले मिल जाती। अगर हमारे ही आदमियों ने, हमारे ही राजाओं ने कुछ हमारे साथ विश्वासघात न किया होता, उस समय के तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफ़र, सिराजुद्दीन लखनऊ के जो थे, इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रयास किया पूरे हिंदुस्तान को एक करके, और लगा कि अब 57 में इनको भगा देंगे अंग्रेज़ों को। लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने विश्वासघात करके इनकी वो करके मुखबिरी करके और उनको जो पकड़वा दिया। नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेज़ इंग्लैंड जो है हमारे लखनऊ से भी छोटा है, उत्तर प्रदेश से। इंग्लैंड जो है हमारे उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। उसके बावजूद उनके आदमी यहाँ आके हमारे इतने बड़े राज्य पर इतने दिन राज्य किए, तो ये बड़ा आश्चर्य होता है। और इसका एक ही कारण मैं जानता हूँ कि फूट डालो राज्य करो। अंग्रेज़ों ने इधर से उधर लोगों को लालच दे के, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लालच में विदेशों के साथ दिया वो बहुत गलत चीज़ है। और आज हम इसी चीज़ को वो करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं कि किसी लालच में न पड़ के अपने देश साथ गद्दारी न करें। हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे राजनेता हैं, चाहे जो भी हैं, कम से कम भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुंदरता अक्षुण्ण रखने के लिए कोई इस प्रकार का लालच न करें। तो इस तरह हम 57 में तो 1857 में तो आज़ादी नहीं पा पाए, परंतु 1947 में आज़ादी पाए। आज़ादी पाने के लिए हमारे महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और बहुत से नेताओं ने बहुत प्रयास किया। लेकिन हमें उनको नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपना जान कुर्बान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इस तरह के जो भी, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह के जो भी नेता थे, अपनी जान पे कुर्बान होके उन्होंने दिखाया कि नहीं, हम जो है भारत के लिए मर मिटने के तैयार हैं, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। और यही स्थिति थी कि भारत जो है वो आज़ाद, अंग्रेज डर गए। ऐसा नहीं है कि हमारे नेताओं कहने से कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसे वो डर गए। ये शुरू में नहीं पता चला था। अभी जाके वहाँ इंग्लैंड से जो वहाँ की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, वहाँ पे जो वो, उससे ये पता चला था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो तगड़ी सेना थी, उनके मरने के बाद वो भी इतनी ज़्यादा खूंखार हो गई थी कि अंग्रेज डर गए कि भैया अब यहाँ पर रहेंगे तो हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो बस मौका पाना चाह रहे थे कि किसी तरह जो है भारत से अपना जान छोड़ा के भागें। तो सवाल हमारा था सर, आज का जयचंद कौन है जिसने देश, आज का इस समय का आज़ादी के बाद का जयचंद कौन है जो हमारे देश को खोखला कर रहा है? जातिवाद, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम। देखो बेटा, ऐसा है कि ये जातिवाद, संप्रदायवाद और ये तो एक वोट पाने का तरीका है। कैसे किसको पटा सकते हैं, कैसे किसको मोटिवेट कर सकते हैं और हम उनसे वोट पा सकते हैं। तो इस तरह कोई जातिवाद के चक्कर में, कोई संप्रदायवाद के चक्कर में, कोई जो है किसी और चक्कर में करके लोगों को मोटिवेट करके अपना वोट पाना चाहता है राज्य के लिए। ये तो सब कुछ जायज़ है राज्य पाने के लिए, इसलिए इसमें हम किसी को दोष नहीं देते हैं। लेकिन ये है कि इस तरह से करने के बाद कोई ऐसा काम न करें जिससे कि हमारे देश की दुर्गति हो या हमारा देश जो है कमज़ोर हो जाए। हम उन लोगों से भी यही आग्रह करते हैं जो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, जो दंगे फैला रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी हम यही आग्रह करते हैं कि भैया ऐसा कोई काम न करो जिससे आपका देश कमज़ोर हो। अभी देखिए, उदाहरण आपके सामने है कि बांग्लादेश के जो वो शासक थे, वो जिनजी के चक्कर में और वहाँ पे कुछ विदेशी ताकतों ने उनको उलट दिया। अल्टीमेटली दूसरे लोग आ गए वहाँ पे जिनको कि कोई मतलब ही नहीं था इस बात से। तो ये इस तरह से देश को कमज़ोर बनाना होता है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई हमारे देश में ऐसा कुछ हो जिससे कि हमारा देश कमज़ोर हो जाए। इसलिए इसमें एक लाइन हम कहेंगे, एक गाना आया था, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उसमें एक लाइन है, गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे।
एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। तो इस तरह जो भी गद्दार दिखाई देगा या जो भी गद्दारी करने की कोशिश करेगा जिससे कि देश कमज़ोर हो, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, किसी कीमत पे माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, युवाओं के लिए क्या संदेश है और क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? हम हमेशा युवाओं के लिए यही कहते हैं कि बच्चों, हम लोग तो भारत का ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि देश कमज़ोर हो। हम तो अपनी नौकरी में हमेशा अच्छे से अच्छा काम करके हमारी यही जिम्मेदारी थी कि हम अच्छी सड़कें बनाएं, अच्छे पुल बनाएं, अच्छे से अच्छे बिल्डिंग बनाएं, ताकि जो भारत हो मजबूत हो। आज की डेट में देखो, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग विश्व के सबसे आगे है। हमारे यहाँ जितनी सड़कें पर डे बन रही हैं, किसी विश्व में किसी भी देश में इतनी तेज़ सड़कें नहीं बन रही और इतना अच्छा बन रहा है। अभी देखो फ्रांस में वो गर्मी पड़ी ज़्यादा तो सड़कें सब पिघल गई। यहाँ क्या होता है, कहीं एक गड्ढा हो गया तो पब्लिक झंडा लेके हाथ में आती कि वो जो है आपने जो है सड़क ख़राब कर दी। अरे भाई, ये मशीन काम है। कहीं छोटा मोटा हो जाता है, कभी एक दो गड्ढा हो जाता है, कहीं बारिश हो गई तो वहाँ पे किसी वजह से हो गया, कि अभी हैवी ट्रक आ गई उससे कुछ हो गया। तो इससे ये थोड़ी है कि हर आदमी जो है भ्रष्टाचारी है, हर आदमी चोर है। आज की डेट में हर काम बढ़िया से बढ़िया हो रहा है। अब कहीं थोड़ा बहुत कमी होती है, उसको तुरंत ठीक कर दिया जाए। तो किस तरह से विश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस एक अच्छे से पावन से दिन पर, 15 अगस्त पर किस तरह से विश करते हैं सर, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बच्चों और आने वाली पीढ़ी, आप इस बात को ध्यान रखना कि कोई काम ऐसा न करना जिससे कि हमारे देश पे कोई आँच आए या हमारा देश कमज़ोर हो। हमारे नेता लोग जो है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहेंगे कि हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई गई ना, उसमें हमारे नेताओं को बहुत अलग अलग किया गया। मतलब अकबर महान, बाबर महान और हुमायूं महान और ये महान, राणा प्रताप को कोई महान नहीं बताया गया, शिवाजी को कहीं महान नहीं बताया गया, अशोक को कहीं महान नहीं बताया गया, जो कि हमारे इतने बड़े बड़े राजा और इतने बड़े बड़े जो है वो थे। इवन जिस दिन राणा प्रताप की डेथ हुई है, उस दिन अकबर ने भी उनकी तारीफ़ की है। बल्कि उनके 9 रत्न थे, उसमें से तानसेन ने जब उनकी तारीफ़ की तो उनके बाकी कुछ दो तीन 9 रत्नों ने ये कहा कि देखो आज तो इनकी ये गए हमारे यहाँ से, इन्होंने इतनी तारीफ़ दी। लेकिन अकबर ने कहा कि वो आदमी मर गया, लेकिन उससे हमें आज भी धर्राहट थी, आज भी मुझे उससे डर था। और एक बहुत महान रहा था। राणा प्रताप ने अकबर को जब निहत्था हो गया था तो उस पर वार नहीं किया। राणा प्रताप ने कहा कि तुम निहत्थे हो और मैं इस पर वार नहीं करता। हाँ, खूबसूरत सर। और यही मैं कहूँगी कि आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खूबसूरत बात रही, बहुत कुछ याद आया। लेकिन एक बात कि आज़ादी का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे घर वालों की दी हुई, चाहे स्वतंत्रता सेनानी दी गई। और हमारे भारत का नाम जो है वो इसीलिए रोशन है क्योंकि हम लोग अपने भारत को अपने परिवार का हिस्सा, अपने बच्चों की तरह पालते हैं। वो त्यौहार नहीं, हमारे लिए एक क्या कहते हैं रंगारंग कार्यक्रम है। हम लोग तैयार हो गए सेलिब्रेट करते हैं। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स में। मैं एक आपसे ऐसा चाहती हूँ, और आप कैसे सेलिब्रेट करो बताना, कुछ फोटोज़ कुछ वीडियो कैसे शेयर करते हो तो हमें जरूर टैग करिएगा।